Hey guys, this is your host and host Monica. Welcome back to my YouTube channel. दोस्तों, हाल ही में मैं एक पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार में गई थी और उस सेमिनार में एक बहुत ही खास सवाल उठा कि क्या पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप मुझसे ये बात पूछोगे तो भाई मैं कहूँगी कि यस, इन पब्लिक स्पीकिंग अ बॉडी लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही है तो आप बिल्कुल सही मैसेज स्टेज से अपनी ऑडियंस को देते हैं। लेकिन यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है तो फिर चाहे आप कितनी अच्छी स्पीच दे दें, कितनी ही अच्छी एंकरिंग कर लें, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ अलग ही मैसेज ऑडियंस को देती है। और इसीलिए आज का जो मेरा वीडियो है वो बॉडी लैंग्वेज पर है कि स्टेज पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए, कैसे आपके हैंड मूवमेंट होने चाहिए, किस तरीके से आपको स्टेज पर अपनी बात को कहना है। वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि कौन सी ऐसे गलत पोस्चर हैं, गलत बॉडी लैंग्वेज है जो कि आपकी ऑडियंस को बिल्कुल गलत इंप्रेशन देती है। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉडी लैंग्वेज में जो पहला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि वो है आपकी स्माइल। जब आप स्माइल लेकर स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती है, क्योंकि वो फील कर पाती है आपकी उस पॉजिटिविटी को, वो फील कर पाती है आपके उस कॉन्फिडेंस को आपकी स्माइल के जरिए। तो इसलिए आप जब भी स्टेज पर पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्माइल करते हुए स्टेज पर चढ़ें। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी बात, आप जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो आप किस तरीके से खड़े हो, आपका जो जेस्चर है वो कैसा होना चाहिए, कैसे आप खड़े रहें। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली चीज़ कि यदि आप स्पीच दे रहे हैं, कोई 2-3 मिनट की स्पीच है या 5 मिनट की स्पीच है और यदि डायस आपके सामने है तो फिर तो आपको डायस पर खड़े होकर बोलना है। तो आप डायस पर बिल्कुल आप, कुछ लोग होते हैं कि डायस पर बिल्कुल झूलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़े हो जाते हैं जिससे कि डायस हिलने लगता है। तो ये आपको नहीं करना है। डायस से थोड़ी सी दूरी बनानी है, माइक को सेट करना है। चाहे तो आप उस पर अपने हाथ हल्के से रख सकते हैं और हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर देकर खड़े नहीं होना है और माइक से एक तय दूरी पर खड़े होकर आपको अपनी स्पीच को देना है। अब यदि डायस आपके साथ नहीं है, आपके सामने नहीं है स्टेज पर और आपको स्पीच देना है तो आपको खड़े सीधे होना है, लेकिन सावधान की पोजीशन में आपको नहीं खड़े होना है। आपको अपने पैरों को थोड़ी सी दूरी पर रखकर बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और अपने हाथों को इस तरीके से सामने रखकर हाथों के मूवमेंट को करना है। आपको बहुत ज़्यादा चहलकदमी नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो जब स्टेज पर बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हिलने लगते हैं, एक रिदम के साथ यहाँ से वहाँ से यहाँ हिलते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑडियंस को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती है और वो आपकी बात को नहीं सुनती है। तो जब आप स्पीच देते हैं, वो भी शॉर्ट स्पीच दे रहे हैं, तो फिर आप एक ही जगह पर खड़े होकर बोलिए और अपने हाथों के मूवमेंट को करके अपनी बात को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाइए। अब यहाँ दूसरी बात ये आती है कि यदि आपको एंकरिंग करना है या फिर आपको कोई ऐसा प्रेजेंटेशन देना है या स्पीच देनी है जिसमें कि आपको लंबे समय तक स्टेज पर रुकना है, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ आप एक जगह पर खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद वो बोर लगने लगेगा। तो एंकर को तो पूरे स्टेज पर घूमना ही चाहिए। स्टेज पर जब वो अपनी ऑडियंस से बात करता है तो स्टेज के राइट लेफ्ट दोनों साइड पर, कॉर्नर पर वो जाता है, फ्रंट पर आकर बात करता है। तो इस तरीके से पूरे स्टेज पर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ 2-4 कदमों की वॉक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यदि आप स्पीच दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो भी आपको स्टेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लंबे समय तक आप स्टेज पर रहेंगे तो आप बात करते करते वॉक कर सकते हैं। 2-4 कदम की वॉक करके आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, या फिर आप कोई स्टोरी सुनाते हुए लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, राइट की तरफ थोड़ा सा घूम सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 कदमों की वॉक आप स्टेज पर करिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं।
लेकिन एक रिदम में कई लोग जो घूमने लगते हैं आगे और पीछे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो नहीं करना है। 2-4 कदम की वॉक करनी है, लेकिन आपकी जो वॉक है उसमें एक आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और सधे हुए कदमों से आपकी वॉक होनी चाहिए। अब बारी आती है अपने हाथों के इस्तेमाल की। तो जब आप स्टेज पर होते हैं तो यदि आप हाथों को बिल्कुल नीचे अपने पैरों से चिपका कर सावधान की पोजीशन में खड़े होकर अगर कोई बात कहेंगे तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इस तरीके से अगर कोई बात कहेंगे, आप अपने हाथों को फैलाकर, अपनी हथेलियों को खोलकर, पूरे हाथों को खोलकर इस तरीके से जब कोई बात कहते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके उससे बात करने लगते हैं। ठीक वैसे ही स्टेज पर भी जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों को खोलते हैं, फैलाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं ऑडियंस के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखता है और आपकी जो ऑडियंस है वो और भी ज़्यादा आपसे कनेक्ट होती है। तो ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि अपने हाथों का सही इस्तेमाल आपको अपनी स्पीच के दौरान करना है। अब बारी आती है जेस्चर की। मान लीजिए यदि मैं अभी अपने शोल्डर को थोड़ा सा झुका लूँ और अपने चेहरे को भी नीचे झुकाकर आपसे इस तरीके से कहूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेरा कॉन्फिडेंस आप तक नहीं पहुँचेगा, मेरी बात भी आप तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरा जो जेस्चर है वो ठीक नहीं है। इसके विपरीत यदि मैं अपने शोल्डर को थोड़ा सा पीछे रखती हूँ और अपने चेहरे को ऊपर की तरफ, सामने की तरफ करती हूँ और इस तरीके से अपनी बात को यदि मैं कहूँगी तो 100% मेरी बात आप तक पहुँचेगी और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो आपको दिखेगा। तो आपके जो शोल्डर हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए, और आपका जो चेहरा है वो भी नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर और सामने की तरफ होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है आई कांटेक्ट की। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप किसी स्टेज पर अपनी बात को कहते हैं तो आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए पूरे ऑडिटोरियम में 1000 लोग बैठे हैं तो क्या मैं सबसे आई कांटेक्ट करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सबसे आई कांटेक्ट करना है, लेकिन आपको जो आपकी ऑडियंस सामने बैठी है उनको ये आभास करवाना है कि आप उनकी तरफ देखकर बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक ऑडिटोरियम है, मैं अभी तो कैमरे के सामने देखकर बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर ये मानूँ कि ये एक ऑडिटोरियम है तो मैं पहले अपनी आंखों को राइट साइड लेके जाऊंगी, बात करते करते मैं धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगी, फिर मैं सामने की तरफ देखूंगी। मैं अपनी आंखों को बार बार लेफ्ट राइट सामने की तरफ ले जाती रहूंगी ताकि आपकी जो ऑडियंस है उनको लगे कि आप उनकी तरफ देखकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी पोजीशन है जो हम स्टेज पर जाने अनजाने कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हम नर्वस होते हैं उस वजह से कर लेते हैं, जैसे अपने हाथों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना। कुछ लोग स्टेज पर ऐसे हाथों को फोल्ड कर लेते हैं। ये आपके और आपके ऑडियंस के बीच में एक बैरियर का काम करता है। आप अगर इस तरह के पोजीशन रखते हैं, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ऑडियंस और आपके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। आप उनसे नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, उनको आप वो बात नहीं पहुंचा पाएंगे जो आप पहुंचाना चाहते हैं। यदि आपने हाथों को इस तरीके से बांध लिया और उसके बाद आपने कोई बात कही तो भी आप एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं आपके और आपके ऑडियंस के बीच। तो ये बैरियर आपको नहीं खड़े करना है, आपको हाथों को इस तरीके से बांध कर या फोल्ड करके स्टेज पर नहीं खड़े होना है। अपने हाथों को खुला छोड़ना है, इस तरीके से रखना है, बात करना है, हथेलियों को सीधा रखना है ताकि आप खुले रूप में अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाए। कोई दीवार आपके और ऑडियंस के बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है क्योंकि ये कई बार लोग नर्वसनेस की वजह से कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता और फिर वो बाद में सोचते हैं कि भाई इतनी अच्छी स्पीच दी लेकिन लोगों को मज़ा नहीं आया। तो वो इस वजह से नहीं आता है, तो इसका आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। और लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, वो है कि आप जितना सहज होंगे स्टेज पर उतना आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होगी। जितना आप कंफर्टेबल होंगे, जितना आप सहजता के साथ अपनी बात को रखेंगे,
उतनी अच्छे तरीके की बॉडी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम जब नर्वस होते हैं, हम जब स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता और हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो स्टेज हो। और कैमरा और स्टेज दोनों ही इस तरह की बातों को नहीं छुपा पाता है। आपके ऑडियंस तक वो चीज़ें पहुंच ही जाती हैं, चाहे आप कितना ही छुपाने की कोशिश करें। तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाना है। जब आप बिल्कुल कंफर्टेबली बात करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही बिल्कुल सही होगी। तो जी ये थी वो पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी खास बातें जिन पर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। यदि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं तो अब ज़रूर दीजिएगा, और जब भी आप स्टेज पर जाएं तो ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि जिससे आपकी स्पीच खराब हो जाए और बाद में ये सोचते बैठे रहेंगे कि भाई स्पीच क्यों खराब हुई। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्पीच को तैयार कीजिए, अच्छे से अपने एंकरिंग स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर पहुंचिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव है तो उनका स्वागत है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक भी मैंने दिया है और फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमारी YouTube फैमिली 30,000 सब्सक्राइबर पर पहुंच गई है और जितना शुक्रिया अदा मैं आपका करूं वो कम होगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम 50K और उसके बाद 100K भी पूरा करेंगे। ये सपना भी मेरा ज़रूर पूरा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।